थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं मैं उनका परिचय कराता हूं। बीबी शर्मा जी आज कांग्रेस के अपक्ष रखेंगे। शर्मा जी खड़े हुए, और यहाँ की शो की पहली रवायत यह है कि जो पहली बार आता, अब तो सब लोग समझ गए, पहली बार जो आता उसका स्वागत जरूर होता। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं कि कल नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन पहली बार विशेष तौर से। थैंक यू सो मच। अच्छा बोले हैं आप, बढ़िया बोले हैं आप, अपना पार्टी का पक्ष अच्छा रखें। थैंक यू सो मच। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गणेंद्र भारद्वाज जी शो में पहले भी आते रहे, बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी नहीं आए, स्वाति जी आज आई, बहुत बहुत दिनों बाद आई हैं, और बहुत बीच में तबीयत भी नहीं ठीक थी इनकी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़े दूर से आती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऑटो वाले उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आज बड़ा घटनाक्रम जो रहा, जो इंसिडेंट्स रहे और जो बातचीत का सिलसिला रहा वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। आखिर का जो दोपहर का हिस्सा था वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ था, जहां पर वक्फ पे बातचीत का सिलसिला चल रहा था। जी कहां से आना हुआ? हाँ जी उत्तराखंड। माता जी को कहा लिया है? ये आई थी अगर हनुमान मंदिर। अच्छा 103 साल हाँ? कल बर्थडे था ना इनका, 103 साल। 103 साल का? कब है बर्थडे? कल था। कल था। अरे माता जी प्रणाम 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 प्रणाम। अरे बाप रे, उत्तराखंड से 103 वर्ष की हैं। ओह मैं तो कुछ और घटनाक्रम बता रहा था, बातचीत इधर मुड़ गई। लो माता जी को पानी थोड़ा पिलाओ, गर्मी है भैया, हैं पानी पिलाओ। चाय वाय मंगवा रहे हैं अभी? चाय नहीं पीती हैं? चाय पीती ही नहीं है? बहुत कम चाय। आज पियेंगी? आज पी लेंगी? अच्छा तो चाय तो मंगाना ही चाहिए। चॉकलेट अगर मंगाए तो? अरे हंसते का है भाई, वो तो जल्दी, मैंने कहा कि गर्मी है, थोड़ा सा एनर्जी जल्दी आ जाए। मंगवाए चॉकलेट? नहीं, चाय चाय। अरे भैया जाओ चाय ले आओ जाके, एक जल्दी आना, ऐसा ना हो चांदनी चौक हो जाए मामला, आए नहीं लौट के, जल्दी जाओ लेके आओ। तुम जाओ, तुम लेके आओ, यहां ना खड़े रहो, जाओ जल्दी चाय लेके आओ माता जी के लिए। तो बातचीत का सिलसिला यूं था कि सुप्रीम कोर्ट में शाम के वक्त यानी दोपहर में बातचीत का सिलसिला वक्फ बोर्ड पे शुरू हो रहा था। वहां 2-3 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं कि खासतौर से बोर्ड में गैर मुस्लिम को लेकर सवाल है, वक्फ बाय यूज का एक सवाल उन्होंने पूछा है। 2-3 सवाल हैं, कल तो नहीं, उसके बाद जो सुनवाई होगी वो शायद 2 तारीख को उन्होंने दिन रखाया है, वहां पे बातचीत होगी। उस पर कुछ अगर होगा तो उस पर भी बात होगी, उस पर भी रखेंगे। दूसरी ये जो घटना थी, पहली घटना ये थी कि नेशनल हेराल्ड केस में, जिसमें कि आज दावत है, और कल मैंने बहस शुरू की थी थोड़ी बहुत, लेकिन आखिरी के हिस्से में तो नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस ने देश भर में आज ईडी के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया। कारण यह था कि ईडी की चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम आने के बाद उन्होंने पूरे ईडी के दफ्तरों के बाहर, भोपाल में तो काफी कशमकश हुई, काफी ज्यादा आमने सामने हो गई बात, तो वहां पर तो पूरे देश में भी ईडी के दफ्तरों के बाहर खूब प्रदर्शन हुआ। और दूसरी बात यह थी कि ईडी के दफ्तर में रॉबर्ट वाड्रा को भी आज दोबारा बुलाया गया था। वो अपनी पत्नी के साथ, यानी प्रियंका गांधी भी उनके साथ गई थी, और वो बाहर बैठी वेटिंग रूम में रही, और वो अंदर उनके साथ दोबारा पूछताछ हुई। मतलब आज कल हुई थी और आज भी हुई। और एक वो भूखंड का मसला है, उन्होंने कहा कि एक कम दामों में खरीदा और बेहद कीमती दामों में उसको बेचा, उसके पीछे को लेकर ये बात थी। ये 2 मामले पहले हाफ के, और आखिरी मामला मैंने जो रखा वो वक्फ को लेकर। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करूंगा। 2012 का केस है, सुब्रमण्यम स्वामी ने, ये नेशनल हेराल्ड का, नेशनल हेराल्ड एक पेपर है, जैसे उसका हिंदी वाला जो था नवजीवन था और उर्दू वाला था कौमी आवाज। और ये जो पेपर था 1938 के आसपास शुरू किया गया, डेट है अगर देख लीजिए, मुझे जहां तक ध्यान है 1938 ही है जब ये शुरू किया गया, और वो लखनऊ में। और उसको कहा गया कि वो बंद था, उस पर कर्जा हो गया था, मोटे तौर पे मैं समझा रहा हूं। तो जो कंपनी थी जो जिसके जरिए वो पेपर शुरू चलता था, वो एजीएल, तो उसमें करीबन 90 करोड़ का नुकसान था, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। उसके बाद उन्होंने खरीद लिया, एक नई कंपनी बनाई
यंग इंडिया, और उसके जरिए उन्होंने उसको खरीद लिया। और वो जो उन्होंने कहा कि जो खरीदा इसमें हिस्सेदारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी अन्य की, और उसमें जो लिया वो 50 लाख रुपए में लिया। ये तमाम सारे आरोप हैं जो कि तमाम जगह आप सुनते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस ने बड़े इसको कहा कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता है और ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, और इन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष के तहत ये किया जा रहा है, और इसका इन्होंने विरोध किया। इसलिए पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए। बीजेपी का कहना है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। जो भ्रष्टाचार में मुलविस हैं, जो दिखते हैं या जो रहे हैं, सबूत अपना काम करेगा, कोर्ट अपना काम करेगा, साक्ष्यों के आधार पर लड़ाई लड़ी जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर फैसला होगा। आज का जो बातचीत का सिलसिला है हम शुरू करते हैं। जिनको बोलना होगा वो जरूर हाथ उठाएंगे, जरूर आप धैर्य रखेंगे। पहले आपसे नहीं शुरू करेंगे, पहले कांग्रेस से शुरू करेंगे। हाँ जी, कांग्रेस से जवाब आप मांगिएगा, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से मैं तो कांग्रेस के नेता को, पार्टी प्रवक्ता को बुलाता हूं। जी, आपकी सबसे पहले बातचीत। जी, आप जो कहना चाहें अपने तर्क में वो रखें, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। बस एक समझदार लोगों का इशारा काफी होता है, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा। समझदार को इशारा काफी होता है, और ये मान के चलिएगा सारे लोग समझदार हैं यहाँ पे। जी। तो एक छोटी सी, बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हाँ। बिल्कुल उसी से सब लोगों को समझ में आ जाएगी ये सारी कहानी। जी। एक गांव में एक हकीम साहब थे, हाँ जी। इलाज करते थे। उनके पास एक कसाई आया, साहब मेरी आंख में बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे दवाई दे दीजिए। उन्होंने उसको देखा, वाला परखा, दवाई देके उसे भेज दिया। इनाम के तौर पे उन्हें गोश्त देके चला गया। अगले दिन फिर आया, फिर उन्होंने देखा, वाला परखा, दवाई दे दी, थोड़ा दर्द कम हुआ। हाँ साहब थोड़ा दर्द कम हुआ, दवाई दे दी, फिर वो गोश्त देके चला गया। 4-5 दिन तक लगातार ये सिलसिला चलता रहा। अब उसके बाद अचानक से हकीम साहब को कहीं जाना पड़ गया। अब जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे को सौंपा, बेटा मैं जा रहा हूँ हकीमगिरी थोड़े से दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए तू देख लियो। उन्होंने कहा ठीक है जी मैं देख लूंगा। 3 दिन बाद हकीम साहब वापस आए, खाना खाने बैठे तो उन्हें गोश्त के बदले उन्हें सब्जी मिली। अरे भाई आज गोश्त क्यों नहीं आया? कि साहब वो तो कसाई जो लेके आता था वो तो अब नहीं आता। क्यों? क्योंकि ना वो दरअसल दिखाने तो मुझे आया था, उसकी ना आंख में एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो मैंने निकाल दिया, वो ठीक हो गया, इसलिए वो आना बंद हो गया। अरे बेवकूफ आदमी, उसकी हड्डी का टुकड़ा तो मैंने भी देख लिया, अगर मैं पहले दिन निकाल लेता तो 1 हफ्ते गोश्त कहाँ से खाता तू? कहना क्या चाहते हैं बताइए जल्दी समझ जाइए फटाफट। किसी चीज़ से, हाँ। 2000 नहीं, अब मैं कह रहा हूँ सारे लोग बेवकूफ हैं और आप ही समझाएंगे। नहीं, क्या हैं आप? क्या हैं आप? समझाइए। नहीं, क्या हैं? अरे आप कह नहीं पाएंगे, बेवकूफ। हाँ बेवकूफ। कहने में शर्मा रहे क्या? अरे कहने में शर्माया ना करिए, तुरंत जनता को, जैसे ही जनता की तरफ आए मामला कह दीजिए बेवकूफ। मसला समझाइए, इसका कहानी का मतलब क्या? शुरुआत कहाँ से हुई? 2012 से। हाँ। आज क्या आ गया सर 2025। हाँ। अभी तक इसमें क्या है, क्या मिला अभी तक? कौन सा एक भी मैं एक तथ्य भाई, एक चीज, 2012 का केस 2025 ईडी को मिला क्या अभी तक? ईडी को मिला क्या? जो कांग्रेस अपनी विरासत नहीं बचा सकती है, ये कहते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटस, क्योंकि इनकी आदत रही 70 सालों तक, चाहे मुलायम सिंह जी के ऊपर केस करना हो, चाहे लालू प्रसाद यादव, चाहे कन्नी मोदी, सबके ऊपर पॉलिटिकल वेंडेटा की इनकी आदत पड़ चुकी, इसीलिए इनको लगता है हर चीज पॉलिटिकल वेंडेटा से। ये केस कब दर्ज हुआ? 2013 में अक्टूबर में दिल्ली हाई कोर्ट के कहने पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया। और जब तक मोदी जी की प्रधानमंत्री बनते उसके पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस जो है जमानत पे छूटे हुए थे। ये हालत थी। और उसके बाद में आप ये कहते हैं कि राजनीति की बात करते हैं। 2015 में आप जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं कि एक एफआईआर क्वेश कर दी जाए, लेकिन एफआईआर क्वेश नहीं की जाती है। 2016 में आप जाते हैं, कहते हैं एफआईआर क्वेश कर दी जाए, क्वेश नहीं की जाती है। 2018 में जाते कहते हैं कि इनकम टैक्स का जो असेसमेंट है उसको रीऑर्डर किया जाए, कोर्ट कहती नहीं जो असेसमेंट हुआ वो सही है। उसके बाद जाते हैं कि नहीं ये पीएमएलए में नहीं होना चाहिए, ये मामला चला जाता, कोर्ट कहती नहीं। मतलब ना अगर आपके दम था बातों में तो कोर्ट कम से कम एफआईआर क्वेश कर देती, इसका मतलब आपकी बातों में दम नहीं था। इसका मतलब यह है कि जाहिर सी बात है पॉलिटिकल वेंडेटा से, क्योंकि 2013 के पहले का मामला है। इतने लोगों को आपने जेल भेजा जो आपके इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, वो तो आप ही अपनी सरकार में भेजे हुए थे। एक बात। दूसरी बात, मैं छोटी सी बात बता दूं, यहाँ पे केस है क्या भैया? 1938 में कंपनी बनती है एजीएल, उस पर आप सोचो कि 90 करोड़ अपनी ही विरासत को नहीं बचा सकता कोई व्यक्ति, 90 करोड़ का उस पर लोन हो जाता है। अगर कांग्रेस के सारे वर्कर एक एक पेपर खरीदते, कम से कम 90 करोड़ का लोन तो ना होता। एक कंपनी 2010 में बनती है जिसका पेडअप कैपिटल होता 5 लाख रुपया, यंग इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, उसमें 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। वो क्या करते हैं? 50 लाख रुपया देके 2000 करोड़ की कंपनी को सारा शेयर खरीद लेते हैं। भाई ऐसा कौन सा जादू, हमको भी बता दो। मैं आ गया दोबारा आप ही के पास, कांग्रेस के पास।
कांग्रेस ने कहा कि 2012 का केस 2025 में, साहब ये तो चाहे 2012 का हो, चाहे पहले दिन पूछ लिया जाए और चाहे 25 में पूछ लिया जाए, फैसला तो कोर्ट को ही करना है, साक्ष्य पे ही होगा। मैंने पहले ही कहा, तो सवाल तो ये हो चाहे 12 का हो चाहे 25 का हो। जी हाँ, दूसरी बात जी, 12 जनवरी 2015 को हाई कोर्ट के जज साहब ने इस मामले से अपने आप को अलग कर लिया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस मामले में कोई भी दम नहीं है। कोई भी जज सुनवाई से कब अपने आप को अलग करता है? हाँ जी। जब उसे दिखता है कि इसमें कुछ है ही नहीं तो मैं जवाब क्या दूंगा, इसमें जनता को जवाब क्या दूंगा। उसके बाद 1 अगस्त 2014 को ईडी ने जांच शुरू करी। 2014 से आज क्या 2025 आ गई, क्या मिला आज तक? 11 साल में क्या मिला ईडी को? 19 दिसंबर 2015 को सभी को जमानत पटियाला हाउस कोर्ट ने दे दी, हाँ जी, क्योंकि मामले में कोई दम नहीं था। उसके बाद 11 मार्च 2016 को फिर से ट्रायल कोर्ट ने बैलेंस शीट जांच करने की अनुमति दी, जिसका भाई साहब ने बात करा। हाई कोर्ट ने वो मामला फिर पलट दिया। ट्रायल कोर्ट ने दी थी अनुमति, लेकिन हाई कोर्ट ने वो मामला पलटा या नहीं पलटा, बता दीजिए जरा सर। 26/5/2018 को फिर से ट्रायल कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर सामग्री को सत्यापित करने की एप्लीकेशन लगाई, जो कोर्ट ने फिर खारिज करी। क्यों सर? जवाब देंगे, बताइए सर। जी। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, एक मिनट रुको यार। हाँ। जमानत मिलना यानी कि जमानत मिल सर, खारिज करना, एक मिनट, खारिज करना मामले आप को ये खारिज करा। एक मिनट, मैं बोल नहीं रहा था, मैं इससे तेज बोलूंगा, मैं आपको दे दूंगा, मैं दे दूंगा। मैं इनसे तेज बोलूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी जो हैं इस वक्त चार्जशीट गांधी हो गए हैं। अगर आपके तथ्यों में दम था, कोर्ट बार बार आप कोर्ट गए, जहां आपको जमानत मिलना कोई ये नहीं होता कि आरोप नहीं सिद्ध हुआ है। जमानत तो यहाँ पे आतंकवादियों को मिला है, अतीक अहमद को मिला, मुख्तार अंसारी को मिला। जाहिर है जमानत पे मत जाइए। अगर चार्जशीट अगर आप पे फ्रेम हुई है, आपकी एफआईआर क्वैश होनी चाहिए। अगर किसी में दम होता तो एफआईआर क्वैश होती है, इसका मतलब आपके तथ्यों में दम था। एक बात है, सीधा एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, एक 1-to-1 तथ्यों में दम था। अरे अब भाई आप क्या, क्वैश नहीं हुई। आप 1-to-1 क्यों कर रहे हैं? आप चाहते हैं मैं बोलूं, आप डिस्टर्ब हो जाए, भाग जाएंगे यहाँ से। नहीं। अगर आप इसी बदतमीजी उतारूं, आपसे ज्यादा बदतमीजी करूंगा मैं। नहीं आराम वो से। तो आपकी खासियत है बीजेपी वालों की। बिल्कुल खासियत, आप बदतमीजी क्यों, बदतमीजी व्यक्ति साथ बदतमीजी नहीं सर, आराम इधर आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। नहीं आराम से यार शर्मा जी, आराम से। हाँ जी। देखिए क्या है कि अगर कहीं पे केस दर्ज होता है, एफआईआर होती है, लोग कोर्ट में जाते सबसे पहले कहते साहब जमानत दीजिए, एफआईआर क्वेश करिए। इसका मतलब उनके एफआईआर में दम था। 2013 का मामला था, उसमें बीजेपी सरकार मोदी जी की क्या गलती है? 2013 दिल्ली हाईकोर्ट आप कहने पर दिल्ली पुलिस रजिस्टर्ड करती है, उसके बाद जमानत आपको लेना पड़ता है। यानी कि सरकार भी आपकी, पुलिस भी आपकी, फिर भी आपको जमानत लेना पड़ता है। इसका मतलब आपके केस में दम था। अच्छा, दूसरी चीज है कि एक तो मनी लॉन्ड्रिंग है, इनसाइडर ट्रेडिंग है, कि कौन सा ऐसा फार्मूला भैया बता तो दो, सिंपल सी बात, कि 50 लाख रुपया देके 2000 करोड़ की संपत्ति कैसे हासिल की जाती है। जी, ये है सीधी सी बात, यही है मेन, और यही है लब्बो-लुआब जो जनता को समझ में आ रहा है। कितनी देर में उसको बहस में समझ में क्या आया कि अगर 2000 करोड़ की, बकौल इनके कि 2000 करोड़ की, मैंने बोल दिया सर, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, 2000 करोड़ की संपत्ति है तो उसको 50 लाख रुपए में कैसे ले लिया? बकौल इनके 2000 करोड़ की संपत्ति है ना सर। आपके हिसाब से कितने की है? आपके हिसाब से कितने की है? सत्यापित करने के लिए आपके हिसाब से कितने कोर्ट ने खारिज कर दी। आपके हिसाब से नहीं हुआ कितने करोड़ की संपत्ति है, तो ठीक है, हो जाएगा तो बात सामने आ जाएगी बस। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनकम, अरे सर सवाल पूछा है मैंने, कागज बोले मुझे बताइए कि 50 लाख में कैसे ट्रांसफर हो गई, ये सवाल है इनका। जी आ रहा हूं, मैं आ रहा भारत। शेयर्स की वैल्यू क्या थी? शेयर्स की वैल्यू कितनी डिक्रीज बताएंगे मुझे? हुई? शेयर्स की वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई थी? शेयर्स की वैल्यू के हिसाब से संपत्ति के आकलन 2000 करोड़ का था ना। जब किसी भी कंपनी के शेयर डाउन हो जाते हैं तो उसकी संपत्ति आकलन पे ही कम हो जाता है ना सर। तो जो अचल संपत्ति थी, हम अचल संपत्ति की बात नहीं कर रहे हूँ सर, मैं अचल संपत्ति की बात कर रहा हूँ, जहाँ मुंबई में भी थी, लखनऊ में भी थी और आपकी दिल्ली में भी थी। तो फिर आप उसका पूरा आकलन बताएंगे, चल अचल दोनों बताएंगे आप? वही तो मैं कह रहा हूँ सर, ये तो बताइए कितने की थी? तो बता तो रहा हूँ सर, इनके हिसाब से 2000 करोड़ की थी। सत्यापन कर देंगे, जिस दिन सामने आ जाएगा पता चल जाएगा। आपके हिसाब से कितने की है? मेरे हिसाब से मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो ईडी ने अटैच करी उसको कितने की मांग? शायद 760 करोड़ के लगभग। तो जब 760 करोड़ की थी, मैंने रुके, मैं आ रहा हूं। अब मैं जनता की तरफ छोड़ता हूं, अब एक एक करके बात करेंगे। जी, इधर से किसने हाथ उठाया था? जी जनाब। मैं ये कह रहा हूँ 2000 करोड़ की 1% के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी होती है 20 करोड़ रुपए। 50 लाख में कैसे आ गई प्रॉपर्टी? 50 लाख में कैसे आ तो गई? कानूनी दांव पेश एक निकाले। मिनट, अब बात कर रहा हूँ वाड्रा जी की। कौन सी मशीन है जो 7 करोड़ को 58 करोड़ में 1 महीने में कन्वर्ट कर देती है?
7 करोड़ की एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं, 1 महीने बाद वो 58 करोड़ में डीएलएफ को बेच देते हैं। कौन सी मशीन है? राइट राइट, एक मिनट, वन बाय वन एक एक करके बोलेंगे जी। कांग्रेस के हिसाब से कांग्रेस कह रही है कि इनकी जो नेत्री है श्रीनेत शिंदे, वो कह रही है कि इनकम टैक्स कह रहा है कि कह रही नहीं है, कह रही हैं, करिए अच्छा आराम से इज्जत के साथ। हाँ जी 3 करोड़ 59 लाख रुपए उसकी वैल्यू है। भैया जिसका किराया 60 लाख रुपए आ रहा है, 720 करोड़ रुपए साल का किराया ले रहे हो, 7 करोड़ 20 लाख रुपए, उसकी वैल्यू कांग्रेस 3.5 लाख करोड़ बता रही है। तो ये देश को लूटने वाली ये स्कीम हमें भी बता, हमको भी बताइए, अकेले कैसे लेंगे आप, हमको भी बताइए। कहाँ से आगे बाबूजी? हम जा रहे हैं शालीमार बाग। अरे आ कहाँ से रहे हैं? आ रहे हैं यहीं से न्यू दिल्ली हाउस। तो मैं पूछा था ना, आने का पूछा ना, मैं आके नहीं, अच्छा किया आप रुक गए जी। हुजूर आली जनता है और सारी आपकी नए नए एक एक नए नए पे ध्यान है सबका कि कौन कहाँ कितना रेंट आ रहा है जी। हाँ जी घनेंद्र जी, आम आदमी पार्टी। देखिए प्रतीक जी, नेशनल हेराल्ड जो केस है बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। ठीक है। सबको पता है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सेटिंग, एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी मंजूरी के जेल में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ सब कुछ पता है, 10 साल से जांच हो रही है, लेकिन किसी भी कांग्रेस के नेता की गिरफ्तारी नहीं आप कह होती। रहे गिरफ्तारी होनी चाहिए निश्चित तौर पर, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग साफ नजर आ रही है। मैं वही कह रहा हूँ। बदले बदले सनम क्यों नजर आते हैं। ये आम आदमी पार्टी है। मैं बिल्कुल घनेंद्र जी आप ही के पास आ रहा हूं। सवाल ये है कि बीजेपी भी इतनी डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ रहा जितना डायरेक्ट सवाल घनेंद्र जी ने पूछ लिया। ये गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है सोनिया गांधी जी की और राहुल गांधी जी की? अरे भाई कोर्ट है, कोर्ट के हिसाब से होगा। प्रतीक जी मैं वही कह रहा हूँ, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू है। दोनों ने सिर्फ देश को लूटने का काम करा, भ्रष्टाचार में साझीदार है, इनकी कंपनी साझीदार है। घनेंद्र जी मैं आपसे सारे सवाल पूछ लूंगा, मुझे तो बस सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए घनेंद्र जी कि जले कहां पर हैं आप? जो जल, रुकिए भाई, अरे हैं कहां से जले? हरियाणा से जले, हरियाणा से। ठीक, मैं 10 साल सरकार में थी आम आदमी पार्टी, 10 साल थे सरकार में, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। जिनके लिए कहते थे उसी कांग्रेस के लिए कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। शीला दीक्षित जी के घर के बाहर बोलते थे। हाँ, नहीं कर पाए। अब जब खत्म हो गए, समाप्त हो गए, शेष हो गए ये आम आदमी पार्टी, अब तो विलय खत्म हो गया ये, अब इनको याद आ रहा है। बताइए घनेंद्र जी, जनता को जवाब देना पड़ेगा आप ही को। जी आप ही बोलेंगे। 2015 में जब हमारी सरकार आई, आपको ध्यान होगा एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली की सरकार के पास होती थी। हमने उस समय, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर करी थी। एक उस समय कांग्रेस के मंत्री होते थे वीरप्पा मोइली, और एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट थे, उनके खिलाफ एफआईआर हुई। जैसे ही एफआईआर करी, मोदी सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो हमसे ले ली। सड़क पे लेट जाते हैं आप, सड़क पे लेटे क्यों नहीं आप? मैं कह रहा हूं एक भी जांच एजेंसी दिल्ली के अंदर, एसीबी बीजेपी के पास, दिल्ली पुलिस बीजेपी के पास, विजिलेंस बीजेपी के पास, हाँ सारी एजेंसियां बीजेपी के पास। हमारे पास अगर एक भी जांच एजेंसी होती, मैं फिर कह रहा हूं कांग्रेस और बीजेपी के सारे चोर जेल की सलाखों के पीछे। अरे जब तो फिर मुझे सवाल दीजिए घनेंद्र जी, फिर ऐसी सत्ता के लिए जरूरत ही क्या थी? फिर ऐसी सत्ता जिसमें दांत ही नहीं थे आपके पास, तो फिर ऐसी सत्ता क्यों ली? और ऐसी सत्ता के लिए प्राण तक देने को तैयार। आप तो बार बार सड़क पे लेट जाते थे, लेट जाते सड़क पे और कहते कि आप यहीं पे प्राण त्याग देंगे जब तक 2 लोगों को गिरफ्तार नहीं करोगे। आम आदमी पार्टी ने प्राण क्यों नहीं त्यागे वहां पे? मैं फिर वही कह रहा हूं कि 11 साल हो गए मोदी सरकार को हुए, और मैं नहीं कह रहा था, नरेंद्र मोदी कह रहे थे 2G, जीजा जी, ये जी, वो जी। एक आदमी पे कार्रवाई करियो, इसका मतलब क्या है? कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए। गजब है। अरे अम्मा चाय आई? कहाँ आई चाय? चाय पी? अरे झूठ ना बोल रहे हैं, पी? पक्का? अच्छा ठीक है। मैं क्योंकि ऑफ कोर्स ये कह रहे हैं कि कौन कौन आपस में मिले हैं। सब लोगों का अन्ना आंदोलन पता है ना, खड़े होते थे, चिल्लाते थे खूब तेजी के साथ में। शीला जी के घर पे 20-20 एसी लगी है। पता चला जब सरकार में इनकी सीटें कम हुई तो 8 सीट का समर्थन किससे ले लिया? उसी कांग्रेस से ले लिया। उसी कांग्रेस के साथ गलबैया बना के बैठ गए। जब तब समझ में नहीं आया था, आप समझ में कंफ्यूज हो गए थे। ठीक, उसके बाद जब अभी
लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा के चुनाव में फिर किसके साथ, फिर उसी जीजा जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ, रॉबर्ट वडेरा जी के साथ बैठ गए। तो हालत कौन मिला एक दूसरे सबको पता है। अब पता चला जब दोनों चोर टकराने लगे कौन ज्यादा चोरी का माल लेके भागा, तब ये कह रहे कि अच्छा वो चोर बड़ा ये चोर बड़ा, वो इनको गरिया रहे वो इनको गरिया रहे बैठ। राइट, मैं दूंगा। समाजवादी पार्टी, अरे तुम तो खड़े हो जाओ INDIA में, वो तो छटक के अलग हो गए, वो तो छटक के, तुम तो INDIA में खड़े रहो। हाँ बिल्कुल, झूठों के खिलाफ तो मैं खड़ा ही रहता हूँ, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। खड़े रहो। देखिए अभी ये कह रहे थे कि ये संपत्ति अरे 50 लाख में कैसे आ गई, ये तो 2000 करोड़ की है, कहाँ से लाए कैसे लाए, अब इनसे पूछ लो भाई। पूरे देश में बीजेपी के हेडक्वार्टर बढ़िया बढ़िया बन गए, कार्यालय 7 स्टार बन गए, बता कौन सी चाय बेच के ले आए हो भाई, ये भी तो बता दो। जो कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, इतने साल सत्ता में रही, उसके बावजूद ढंग का कार्यालय अभी न बन पाया, लेकिन इनकी तो 10 ही साल में इन्होंने 12 न्यारे कर लिए। 12 भाई बा। ईडी की जहां तक बात कर रहे हो, ये पॉलिटिकल ड्रामा है, केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए है। और आपको बता दूं, यही हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी ईडी थी, यही लोग थे, यही लोग उनके खिलाफ प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे ये चोर है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे इनके पास आए कह रहे अरे भाई कोई बात नहीं, अपने तरफ आ गए। ये बताओ तुम नाराज इनसे काहे हो? 2005 में तो ये लोग थे, कहाँ गए वो पीछे वाले तुम्हारे? 2005 में तो ये थे जिन्होंने मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ आय से संपत्ति वाले मामले में ये लोग थे। देखिए क्लीन चिट मिली कि नहीं मिली? मिली, बिल्कुल मिली, इन्होंने भी किया, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा नहीं है, बिल्कुल 100% सत्ता का दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग हुआ। इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके जिस तरीके से ईडी का आप देख रहे हो रेट, ईडी का ये क्या 50 ये कार्यालय बोले। देखिए भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 10 करोड़ से ज्यादा उसके कार्यकर्ता हैं। अभी कांग्रेस ने चिट्ठी जारी किया है कि भाई हमारे पास काम चलाने का पैसा नहीं है, जिलों के अंदर इतनी प्रॉपर्टी है कांग्रेस के नाम पे, 70 सालों में हर जिले में कांग्रेस के नाम पे अच्छी खासी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा हजारों करोड़ निकाल सकते हैं। मतलब कांग्रेस का ऑफिशियल पत्र है ये कि अच्छा खासा उनके पास प्रॉपर्टी है। और मुलायम सिंह यादव जी का वीडियो सबको पता होगा, वो तो कह ही रहे थे कि अगर अमर सिंह ना होते, मतलब अमर सिंह ने बीच में सेटिंग की थी, तो हम जेल में गए होते। यानी कि आय से अधिक संपत्ति का मामला किसने दर्ज किया? कांग्रेस ने दर्ज किया। लालू जी पे आय से अधिक संपत्ति का मामला कांग्रेस ने, मायावती जी के ऊपर किसने आय से अधिक संपत्ति का मामला कांग्रेस ने, कन्नीमो जी को जेल किसने भेजा? कांग्रेस ने। सुरेश कलमाड़ी किसने जेल भेजा? कांग्रेस ने। शिबू सोरेन जी को किसने जेल भेजा? कांग्रेस ने। ये तो सारा पाप कांग्रेस करती आ रही, अपने पाप को भुगते। अब एक बात और पूछ लो, किरीट सोमैया इन्हीं के सांसद रहे, नारायण राणे पर आरोप लगा रहे थे 300 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। पूछ लीजिए करा क्या इन्होंने? जेल में भेजने की जगह जैसे इनका साथ दिया, मंत्री बना करके बैठा दिया। बताइए, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं ये। राइट, आगे जी। हाँ। हाय रे सत्ता की कुर्सी की मजबूरी, ये कुर्सी क्या नहीं कराती साहब? हाँ जी, कुर्सी क्या नहीं कराती? जिन्होंने जिनके ऊपर केस किया, जिन्होंने जिनके ऊपर कानून लगाया, पुलिस का ईडी सीबीआई का ने लगाया, समाजवादी पार्टी आज उनको कुछ नहीं बोल रही है। ये है कुर्सी की मजबूरी। ये चोर चोर मौसेरे भाई एक हो गए हैं, क्योंकि एक ईमानदार आदमी बैठा हुआ है, एक मजदूर आदमी बैठा हुआ है, और उसके सामने इनकी कलई नहीं चल पा रही है। अब ये क्या कर रहे हैं? अभी कांग्रेस बोल रही थी सबको मूर्ख, सबको बेवकूफ बता रही थी। आपने हमें बेवकूफ तो बनाया, हमें अफसोस है कि हम बेवकूफ बने। क्यों? इसलिए बने कि आपने वक्फ एक्ट ले आकर के सिखों का भी उसमें जो है विरोध किया, हिंदुओं का किया, पारसियों का किया, ईसाइयों का किया, बौद्धों का किया। सिर्फ एक समुदाय को आपने ताकत दिया। ये आपने हमें बेवकूफ बनाया 70 साल से, और उसी का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। और अभी भी ये आंखें नहीं खोलेंगे। सिख, हिंदू, पारसी और बौद्ध, तो कांग्रेस ये आपको लूट लेगी, लूट, और आपको अपने ही घर से बाहर। इनका कहना है कि आप अभी कह रहे थे 2012 में केस रजिस्टर्ड हुआ, 13 में रजिस्टर्ड हुआ, 2025 में आपने पन्ने खोले। तो पूछने को तो यह भी पूछा जा सकता है कि वक्फ बोर्ड का जो 13 का कानून है, आखिरी संसद के आखिरी सत्र में तो आप भी लाए थे और पास भी हो गया था, और उसके बाद आपने जो किया उसका परिणाम पे उस पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, वो कोर्ट के उसमें है। तो आप भी तो संसद के आखिरी ही सत्र में लाए थे, 5 साल पहले तो नहीं लाए थे। 2006 में ले आए थे, 7 में ले आते, 8 में ले आते, 9 के बाद ले आते। कोई भी चीज कभी अपने टाइम पे तो आती है सर। बस यही तो मैं कह रहा था।
तो वो तो वही तो मैं कह रहा था, जो टीम है मैं आ गया, बिल्कुल आपका चांस है, आप ही का चांस है, आप ही बोलेंगे। तो ये जो तर्क है ये आप ही का तर्क है कि कोई चीज है जिसको जब पार्टी को लगता है, जिस समय वो पार्टी उस समय लेके आई, तो आखिरी सत्र में लेके आई थी सन 2013 का वक्त का कानून, और वो उसको समय सही लग रहा था, चुनाव होने वाले थे देश में तो ले आई, तो आपने रखा, बोले जब जरूरत थी तब रखा। नाउ यू कम टू द टॉपिक। हाँ जी, ये रुको, दो रट्टू तोते यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने बार बार बात करी, कांग्रेस ने 70 साल में लूटा, 70 साल में लूटा। एक बार थोड़ा सा गणित तो लगा लो, खैर इनसे क्या गणित की अपेक्षा करें जब इनके प्रधानमंत्री जी को ही 3 का पहाड़ा नहीं आता। आपके नहीं, हमारे सारे, हमारे सारे, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके बाद 70 सालों का हिसाब, फैक्चुअल कितने साल करा कांग्रेस ने राज, कितने साल करा कांग्रेस ने राज? 70 साल करा, ऊपर से चला और नीचे आ गया 70 साल, ऊपर से चला नीचे आ गया 70 साल। आज तक कभी इन्होंने हिसाब लगाया? कभी नहीं लगाया। कभी इन्होंने कोई गणित लगाया? नहीं लगाया। इनके बस की आज तक किसी गणित को लगाना, हिसाब किताब लगाना इनके बस की नहीं है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ? आप हमसे बात कर रहे हो कि 50 लाख की संपत्ति, 2000 करोड़ की संपत्ति कैसी? आपने क्यों नहीं पूछा जयशाह की संपत्ति 50,000 करोड़ से 50,000 रुपए से 16 करोड़ रुपए कैसे हो गई? कैसे हो गई? अयोध्या में एक 2 लाख रुपए का प्लॉट बिकने वाला अगले दिन ही 2.2 करोड़ में कैसे बिका? आपने क्यों नहीं सवाल उठाए? क्यों नहीं सवाल उठाए सर? पेपर दो, आप पेपर दो, फेंक लेके झूठ बोलते फर्जी। राहुल गांधी चोर है, चार्ज सीट गांधी, राहुल गांधी चोर है। राहुल, यही नारा लगता था राजीव गांधी के लिए कि गली गली में चोर है, राजीव गांधी चोर है। यही नारा आज यही लग रहा है, गली गली में चोर है, बिल्कुल चोर है, राहुल चोर है। हम भी कह सकते हैं नारा चौकीदार चोर है। चोरी का सबसे बड़ा सबूत है पीएम केयर फंड। कोर्ट ने कहा है, पीएम केयर फंड के बारे में क्या है? कोई केवल फर्जी अकाउंट लेके बैठे हैं, जानते सुनते कुछ नहीं है। राइट, आराम से आप कुल जी बिल्कुल आराम से मैं जी शैलेंद्र जी। अरे प्रतीक जी, न्यायालय क्यों है? न्यायालय इसलिए है कि जब कोई मसला ना हल हो रहा हो, जब अपनी अपनी बात सारे लोग लगा रहे हो, तो हमें लगता है कि न्यायालय के पास जाना चाहिए। अच्छा, न्यायालय में लेथार्जी हो सकती है क्या? मतलब थतरई हो सकती है क्या? नहीं, ये नहीं। न्यायालय किस आधार पे फैसला देता है? साक्ष्यों के आधार पे ना। यहाँ पे अगर किसी को जाना हो तो जाए, तथ्यों के आधार पे। अभी एक सबसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी के जो सबसे बड़े नेता तमाम रैलियों में जो एलिगेशंस लगाते थे कि चौकीदार चोर है, और जैसे ही जो है न्यायालय की सीढ़ी के अंदर हुए, पूछा गया, नहीं वो हमने कहा नहीं। अब वो क्या किया? अच्छा, दूसरा एलिगेशन ये लगाते हैं कि भाई जो है माफी। तो देखने वाली बात ये है कि किसके क्रेडेंशियल्स में दम है। ये बाहर तो कुछ और कहते हैं, बात जहां पे आती है कसौटी पे कसने की, वहां पे इनका दूसरा स्वरूप होता है। इसका मतलब क्या है? ये तथ्यात्मक बात नहीं करते, सीरियसनेस है ही नहीं। नेशनल हेराल्ड केस की बात जो कह रहे हैं, और इससे पहले जो 2G की बात इन्होंने की, जो है इनको थोड़ी तो कम से कम जो फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। अरे जब माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है वो चीज प्रोसीड की गई थी, तो क्या सरकारें क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय कोई मतलब अगर कहता है कि इस पर प्रोसीडिंग करिए, इसको केस को इन्वेस्टिगेट करिए, तो क्या कहते? नहीं करेंगे। अरे न्यायालय है किस लिए भाई? अब एक मिनट भाई साहब, ईमानदार लोग हैं। अरे दूसरी ये बात हुई अभी नेशनल हेराल्ड केस में, जो यहाँ पे आईटीओ पे जो जमीन की बात हुई, सबको पता है कि दिल्ली में 8 कैटेगरी है, ए से लेके एच तक कैटेगरी है। एक कैटेगरी में जमीन का जो है सर्कल रेट क्या है? तो वो 50 लाख के बदले 90 करोड़ का जो कर्ज का जो एक वो है प्रोसेस है, वो कैसे हो सकता है? उसका फैसला तो भाई जो एजेंसी है, जो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वही करेगी ना, आप करेंगे ना हम करेंगे। नहीं कर सकते ना। तो अब मुझे ये बताइए, ये लोकतंत्र वो लाल किताब संविधान में ही न्यायालय है, संविधान में ही लोकतंत्र की व्याख्या है, तो वही कहता है ना आप इंतजार करिए, अगर आप सही हैं तो आप बरी हो जाएंगे, नहीं सही है तो भाई साहब आपका जो ये तमाम तांडव कर रहे हैं ना, और समय खराब कर रहे हैं, सजा मिलेगी साहब। न्यायालय की बड़ी बड़ाई कर दी साहब ने। मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके ऊपर कितने केस थे साहब? किसमें फैसला आया? कितने केस में फैसला आया? शासन प्रशासन ने उनके मुख्यमंत्री पद संभालते ही सारे के सारे केस वापस ले लिए, नहीं ले लिए? न्यायालय पे भी ऑब्जेक्शन है। ये किस तरह से बेबुनियाद बात कर रहे हैं? न्यायालय साक्ष्य के आधार पर काम करता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज करती हैं। और एक मित्र ये कह रहे थे कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है हमारे पास नहीं है, ना हमारे पास नहीं है। अरे पंजाब में किसकी सरकार है साहब? किसकी सरकार है? एलियंस की सरकार है क्या पंजाब में? जो है पूर्ण राज्य है, एसीबी भी है, यहाँ गाल बजाएंगे, एक FIR नहीं करेंगे। जो भाई यही सवाल इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है और इस देश में आप बार-बार ये कहते हैं, तो फिर आपके पास तो सुप्रीम कोर्ट था, आप क्यों नहीं गए? आपके पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा था, आप क्यों नहीं गए? ये सवाल तो लोग पूछते हैं ना। और एक नहीं, ये सिर्फ कह देना कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है,
तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट में दरवाजा खटखटाना चाहिए। आप किसी भी मुख्यमंत्री पे आप अगर कोई भी इल्जाम लगाते हैं और लगता है कि गैर संवैधानिक हुआ, तो आपको यकीनन पूरा राइट है जाने का। लेकिन सार्वजनिक मंच पे या डिबेट्स में उसको सिर्फ इस्तेमाल करना एक वेपन की तरह, टूल की तरह, दिस इज नॉट राइट। जी, मैंने आपको कह दिया जो आपको फिर मैं मजबूर होकर सारी कलई राहुल गांधी से लेके सबकी खोलना पड़ेगा। मैं रॉबर्ट वड्रा का नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ भी फालतू नहीं बोल रहा हूं, ये नहीं तो इनका मैं काला चिट्ठा खोल के रख दूंगा। ये देश को क्या समझते, अपनी जागीर समझते राहुल गांधी, सोनिया गांधी? क्या नेहरू के पास में क्या था? अगर नेहरू जी को इतना देश के लिए था तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम पे नहीं कभी रजिस्टर्ड होता, लोग ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर्ड करते थे। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया? 4 लोग मतलब हम ही खरीदेंगे, हम ही बेचेंगे, मतलब आपने कंपनी को क्या समझ रखा, रखेल समझ रखा था क्या? खुद हम खरीदेंगे, खुद बेचेंगे। 90 करोड़ का यहाँ पे कितने व्यक्ति खड़े हैं, इनसे पूछे ने करोड़ों रुपए का लोन बिना इंटरेस्ट फ्री मिल जाता, बिना कोलेट्रल का मिल जाता है। मतलब 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी से आपने एजीएल के नाम दे दिया, 50 लाख रुपए का उठाया और 2000 करोड़ की संपत्ति लेके जाइए ना, हेराल्ड हाउस पड़ा है बहादुर शाह जफर रोड पे, पता करिए कितने करोड़ का है। एक प्रॉपर्टी की बात है। और आप कहते हैं विरासत, आप अपनी विरासत खुद नहीं बता सके। 3 पेपर चलते थे, यहां बैठ के आप थथरई करते हैं। कम से कम अगर आप लोग एक पेपर खरीदते ना तो 90 करोड़ का लोन ना होता, राहुल गांधी को जेल जाने की नौबत। राइट। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने एजीएल की स्थापना 20 नवंबर 1937 को की थी और किया था 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर के। उनकी ओनरशिप कहीं नहीं थी, शेयर होल्डर्स थे स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें हाई कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश थे मार्कंडे काटजू जी, उनके पिताजी थे। कानून मंत्री रहे हैं शांति भूषण जी, उनके पिताजी थे। इन लोगों ने केस किया है, न्यायालय का सहारा लिया है, न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है कि जो शेयर्स इनके पिताजी के नाम पे थे, इन लोगों ने किस अधिकार से नई कंपनी बना करके 73% जो पूरा शेयर होल्डर था वो अपने नाम कर दिए। संपत्ति हो किसी और की, आपने किस अधिकार से, किस न्यायालय, किस संविधान के तहत आ करके और वो संपत्ति अपने नाम कर दी? प्रश्न तो ये है। और मुझे नहीं लगता कि मार्कंडे काटजू जी और जो शांति भूषण जी थे वो कोई किसी बीजेपी के जो थे वो कैंडिडेट है या उनके मेंबर है। एक बात। दूसरी बात, 761 करोड़ की वो विधि मंत्री रहे कांग्रेस, वो कानून मंत्री रहे हैं, तो ये सवाल का ये जवाब दे कि आपकी संपत्ति इन्होंने अपने नाम पे कैसे कर ली। सवाल तो ये। एक और बात, सिर्फ 761 करोड़ की संपत्ति ईडी ने नहीं सीज की है, 988 करोड़ का मनी ट्रेलिंग वो जो है वो मिला है और उस पे हमारा जो न्यायालय है उसने मुहर भी लगाई है, जिसमें बोगस पेमेंट्स और बोगस डोनेशंस ये सारे हैं और ये सारे जो है वो सब न्यायालय के पास हैं सबूत के तौर पे। राइट। संज्ञान क्यों नहीं लिया न्यायालय ने अभी तक? यही तो आपसे पूछ रहे हैं कि जब आपने नहीं लिया, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही सुनिए सर, मैं आपने लिया, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, संज्ञान क्यों नहीं लिया आपने मुख्यमंत्री के खिलाफ? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कह दिया तुरंत, है ना, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं कहने के लिए। आप हम बताइए। नहीं है। हाँ। मुकदमे कैसे दर्ज होते हैं? स्टेट वर्सेस। और क्यों नहीं आपकी यूनिट कौन थी वहाँ पे? यूनिट नहीं है आपकी। स्टेट कौन थी वहाँ पे? यूपी में गवर्नमेंट कौन थी? कौन थी? प्रशासन जो मुकदमा दर्ज करता है वो स्टेट वर्सेस XYZ के दर्ज कोई भी प्रशासन ने मुकदमे वापस लिए। प्रशासन के अगर उसे सेटिस्फाइड नहीं होता तो प्रशासन ही आगे अपील डालता है। कोई आम आदमी अपील नहीं डाल सकता अगर आपके खिलाफ मुकदमा। क्या बात कर रहे हैं? क्या या तो कानून आपने पढ़ा नहीं और या तो क्यों आप ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं। आप स्टेट मैं पक्षकार कैसे बन जाऊंगा? मैं बताता हूँ कैसे, मैं बताता हूँ ऐसे जो बन सकते हैं आप। सुनिए मेरी बात, सरकार ने अपील नहीं की थी वक्फ पे, मेरी बात वक्फ की बात नहीं हो रही, कानूनी प्रक्रिया की बात हो रही है। वक्फ ने वक्फ के मामले में बाकी पक्षकार गए, सरकार नहीं कहेगी। सरकार ने कहा कि मेरे पक्ष को सुने बगैर कैविएट डाली है उन्होंने। हाँ, तो आप जा सकते थे, आप बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, हाई कोर्ट जा सकते थे और आप कह सकते थे कि एक पक्ष ये है और सुना जाना चाहिए। बिल्कुल हो सकते हैं। शर्मा जी आप पढ़ने पलटिए। बार बार माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन रुके शर्मा जी का ही पक्ष था, वही बोल रहे थे। स्टेट वर्सेस XYZ नहीं अब उसमें थर्ड पार्टी मुकदमा नहीं दर्ज कर सकती। आपके खिलाफ कोई भी अभी स्टेट में मुकदमा, मैं मुकदमे की बात नहीं, अब मुकदमे की तो बात हो रही है। मैं मुकदमे की बात नहीं कर रहा, इन्होंने कुछ सवाल मुकदमा दर्ज करती है और उसके बाद दिल्ली पुलिस आपका मुकदमा वापस ले लेती है। क्या मैं जाके अपील दायर कर सकता हूँ
के प्रतीक जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, इस मुकदमे को दोबारा खोला जाएगा। मेरे से पूछेगी आप कौन सर? प्रतीक जी का और स्टेट वर्सेस मुकदमा था, आप कौन? कैसे जाएंगे बताइए? क्योंकि आप बताएंगे कि मेरे नहीं जा सकते ना सर। रुकिए संवैधानिक पद नहीं, मैं उस पक्ष पे उतने विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपकी बस इस प्रक्रिया पे बता रहा हूं कि आपने खट से बोल दिया। मैं आपको बता सकता हूं कानूनी पहलू उसका, बस समझा सकता हूं, आप बिल्कुल समझा सकता हूं। ऑफ कोर्स संवैधानिक पद पे कोई भी व्यक्ति हो उसको लेकर आप कभी भी किसी समय भी दायर कर सकते हैं, क्योंकि ये संविधान की पद की वो लिए गरिमा ली है, इसके खिलाफ कानून के खिलाफ बनता है, इसमें जा सकते हैं आप। जी एक बार भी नहीं बोले, मैं इसको बोल रहा हूं। हाँ जी मैं शर्मा जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि बार बार फैक्ट कोट करें, ये योगी जी का नाम लेके बचे ना, अदरवाइज मुझे मजबूरी में नेशनल चैनल पे मुंशीगंज गेस्ट हाउस अमेठी की बात करनी पड़ेगी, भाग जाएंगे यहां से डिबेट कर छोड़ के, ठीक है? इसलिए मजबूरी में फैक्ट की बात करें कि 50 लाख रुपया देके 2000 करोड़ की कंपनी कैसे हासिल की, ये मैं जिस मुद्दे पे आए उसी पे बात करेंगे। मैं यही कह रहा हूं कि ये मैं नहीं अकेले कह रहा हूं, नेहरू जी के लिए सरदार पटेल जी ने कहा कि नेहरू जी ने अपनी जागीर बना ली। सीबी पंत जी, सीबी गुप्ता जी जो उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने बायोग्राफी में उनके लिखा गया कि नेहरू जी ने और इंदिरा गांधी ने अपनी जागीर बना ली थी। ये आपके पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने कहा, आचार्य नारायण दास जी, नरेंद्र देव जी ने कहा कि आपके ही कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि नेशनल हेराल्ड को, एजीएल को नेहरू गांधी परिवार ने अपनी जागीर बना ली थी। आप उस पर जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं कि 50 लाख रुपया देके 2000 करोड़। सवाल यह था कि क्या संपत्ति गांधी परिवार की थी? सवाल तो ये है, बताया मैडम ने अभी ना, 5000 लोगों के साथ ट्रस्ट शुरू करा गया। फिर सवाल यह कि 76% होल्डिंग किसके पास है, ये सवाल 2015 की बात हुई है। तो सवाल तो ये हो रहा है कि जिस कंपनी में 76% होल्डिंग है, होल्डिंग कब ली है? होल्डिंग कब ली है? मैं ये नहीं पूछ रहा, डूब चुकी थी तो होल्डिंग, तो जब होल्डिंग ली तो क्या जब होल्डिंग ली, मैं सुनिए, जब होल्डिंग ली तो क्या जो मीटिंग थी सारे लोगों की, शेयर होल्डर्स की, वो हुई? 1097 शेयर होल्डर बचे थे, 1097 बचे थे, और उसके अलावा सबकी ली, सबका उसका नहीं हुए। 1097 लोग शेयर होल्डर थे, उनको बुलाया गया, नहीं आए, फिर बताइए, नहीं आए तो फिर ये जो आपका फिर है ना, ये जो मुद्दे सभी भटकाए बैठे हैं, आपसी मतभेद भुलाए बैठे हैं, कब हटे मोदी और लूट खाए देश को, यही सारे चोर ध्यान लगाए बैठे हैं। ये जो आपका हाथ बांध करके पूछना था ना, फिर तो ये जो फिर है ये ही बस करता है, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना। ये जो आपकी बॉडी लैंग्वेज और फिर ने कहा, कन्वे हो गई बात, मुझे नहीं कहना। जी जनाब अली, एक मिनट, आराम से मैं आता हूं। जी मैं कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं। अरे आम आदमी पार्टी से काहे कह रहे हो यार? नहीं, ये अनशन वाले लोग हैं ना, ये लेटने वाले लोग हैं, लेकिन सड़क पर, हाँ सड़क पे नहीं, ये उपराज्यपाल के घर पे धरना देते हैं, लेकिन यूं कहते हैं बंगला नहीं लेंगे, इन्होंने लिया। ये बताना चाह रहा हूं। और मैं कांग्रेस को सम्मानित बीबी शर्मा जी से कहता हूं, थोड़ा अध्ययन करें। और कह रहे थे 70 साल में, तो 70 साल का आईना सच्चर रिपोर्ट ने दिखाया है या नहीं दिखाया, बता दीजिए। आज भारत में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है मुसलमान की स्थिति शैक्षिक रूप से दलित से भी नीचे है, जिसका कारण कांग्रेस है। तो शर्मा जी जरा यह देख के आइए। और ठीक है, बिल्कुल मैं बिल्कुल दे देंगे, शर्मा जी दे देंगे। यकीनन आपने पाजी जो चित्र दिखाया वो 103 वर्ष की हैं, शो में आज आई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपके पुत्र लेके आए यहाँ पर, उत्तराखंड की रहने वाली हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक के बाद जब हम आए हैं तो अपने मेहमानों की तरफ फिर से मुखातिब होंगे। बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसमें एजीएल यानी नेशनल हेराल्ड का मुद्दा था, उस पर बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन हमने तमाम सारी जो घटनाक्रम आज हुई हैं उन पर मैंने रखा था बात। वक्त भी जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट पे थी उस पर भी बात रखी थी। शैलेंद्र जी ने हाथ उठाया। जी प्रतीक जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना, इंडिया अलायंस के एक बड़े सीनियर नेता हैं अखिलेश जी, वो भुवनेश्वर में जाके स्टेटमेंट देते हैं कि कांग्रेस ने गलती की कि ईडी बनाई थी। वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने के लिए देश में अन्य संस्थाएं भी हैं, ये सेंटेंस पे जोर दीजिए। तो तमाम हमारे मित्र जो ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा के ये नेता भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह वगैरह, तो और एजेंसियां हैं और तमाम सरकारें भी हैं, कर्नाटक में है, हिमाचल में है ना, तमाम राज्यों में है।
तो मेरा इनसे आज आग्रह है कि आइंदा भविष्य में कोई भी इस तरह की बात न करके अभी या कल जाके जितने भी आपके जो नेता हैं, जैसे आपका तमाम जो लेते हैं ना, अजीत पवार हो गए और ये हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए, इनके खिलाफ एसीबी में एफआईआर दर्ज कराएं, जो पंजाब में कराएं, हिमाचल में कराएं, कर्नाटक में कराएं, क्योंकि अखिलेश जी ये बात कह रहे हैं, क्या नाम, या तो अखिलेश जी झूठ बोल रहे हैं। जी बड़ा समाजवादी पार्टी देखो, मुझे लग रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, मध्य प्रदेश में तो पूरे देश ने देखा, प्रधानमंत्री आपके नेता कह रहे हैं ना ईडी को भंग कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ, वहीं जोड़ रहा हूँ मैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने कहा, पूरे देश ने देखा कि अजीत पवार पे 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, लेकिन देखिए ईडी से लड़ाई इनकी, ईडी से कितनी बढ़िया लड़ाई लड़ी कि उन्हीं को उप मुख्यमंत्री बना दिया महाराष्ट्र में, और उनके खिलाफ ईडी का मामला था। 70,000 करोड़ का आरोप खुद प्रधानमंत्री लगा रहे थे। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो ये कौन सा तरीका ईडी से लड़ने का? आपके कोई आपके पक्ष में आ जाए तो ईडी का मामला खत्म हो जाए, और दूसरे पे अगर मुकदमा आप लगा रहे हैं तो ईडी केवल इलेक्शन लगा रहे हैं। ये आरोप मोदी जी नहीं लगा रहे। 2012 में जब मोदी जी आए ही नहीं थे सत्ता में, तब का लगा हुआ है। आप मोदी जी का नाम लेकर के बार बार मोदी जी के ऊपर, इनको सिर्फ एक ही चिंता सता रही है, मोदी, हाय मोदी, मोदी कैसे? अरे मोदी जी को भगवान ने भेजा है इस देश की जनता के। गजब है, इसके बाद तो कोई बात ही नहीं है। जी जनाब अली, समाज मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में समाजवादी पार्टी, इंडी अलायंस, जितने भी लोग हैं, ये लोग जब आम आदमी पार्टी, इन लोगों में दम नहीं। अरे भैया कोर्ट है ना, अगर आपको लगता किसी के ऊपर आरोप, आपको लगता है कि शक लगता, कुछ भी लगता, कोर्ट चले जाओ। लेकिन पता है उल्टे कोर्ट आपसे पूछ लेगी आपने जो चुरा चुरा रखा वो कहाँ? कोई चारा चोर, कोई पता चल रहा गोमती नदी का रिवर फ्रंट खा के बैठा हुआ है, कोई पता चल रहा देश का। एक मिनट, मैंने बोला नहीं कुछ नहीं, अरे मैंने बोला कुछ नहीं। अरे भाई अरे संयम रखिएगा, संयम रख ले। अगर आप मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो मैं इतना बोलूंगा ना, इतना बोलूंगा कि आपस में वापस नहीं आओगे। जो बच्चे भी नहीं, एक फिनिश करा लीजिए। ये क्या तरीका राघवेंद्र जी? राघवेंद्र तरीका क्या है? तरीका क्या है ये? नहीं तरीका मैं तो नहीं बोलता इन लोगों के बीच में। इन लोगों को मिर्ची क्यों लग जाती है? अगर तुमने चोरी नहीं किया है, तुमने डकैती डाका नहीं डाला देश के धन पे, तो मिर्ची क्यों लग जाती है? अगर नेहरू जी ने चोरी नहीं की थी तो उनके 4 बड़े नेताओं ने पत्र लिख लिख के क्यों कहा कि ये जो है एजीएल जो है नेहरू जी ने अपनी जागीर बना ली? अगर राहुल गांधी में इतना दम है, राहुल गांधी में इतना दम है, तो राहुल गांधी इतना अगर चोरी नहीं किया है तो उस व्यक्ति नेहरू जी के बारे में, अरे भाई नेहरू जी चोर थे, आनंद भवन क्यों दान करा? पहला बजट, आम बजट 194 करोड़ का, और उस वक्त तत्कालीन संपत्ति जो उन्होंने दान करी वो 192 करोड़ की, 192 करोड़ की संपत्ति दान पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बराबर, पहले बजट के बराबर। कैसे तो गए? सारी संपत्ति देश के नाम दान करी, उन्होंने चोर ठहरा नहीं। चोर है ना, चोर ठहरा सकते हो तुम? नेहरू के डिना के साथ प्यार में। आम आदमी पार्टी, देखिए प्रतीक जी, फिर सवाल यही है, और सवाल किसी का नहीं है, तो मोदी जी कहते थे, मैं नहीं कह रहा, केजरीवाल जी ने कहा। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि मेरी सरकार बनेगी, मैं कांग्रेस के सारे चोरों को, सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजूंगा। आज 11 साल हो गए, मोदी जी ने किसी कांग्रेस के नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। ये तो ओपन केस है इसमें। प्रतीक जी 2 मिनट और, मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी ने पूरे 11 साल के अंदर अगर कार्रवाई करी तो किस पे करी? अरविंद केजरीवाल पे